नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। वाराणसी बम ब्लास्ट आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। सीरियल ब्लास्ट आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। वाराणसी बम ब्लास्ट मामले में 16 साल बाद कहीं जाकर फैसला आया है और 4 जून को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया था वलीउल्लाह को। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब इस मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। 7 मार्च 2006 में वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 20 मासूमों की जान चली गई थी। राम सुंदर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। राम सुंदर, आखिरकार वो फैसले की घड़ी आई और आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वहां पर क्या देखा जा रहा है, कैसी हलचल? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी लंबे समय का इंतजार हुआ। 16 साल का लगभग जो इंतजार था वो लोगों के लिए बहुत काफी था। जो पीड़ा थी वो अब खुशी के रूप में झलक है। उसी का परिणाम है जो कि काशी के कचहरी में जब वलीउल्लाह की पेशी हुई थी तो वलीउल्लाह को काशी के अधिवक्ताओं ने पिटाई कर दी थी, जिसके कारण उच्च न्यायालय ने इस मामले को ट्रांसफर गाजी। उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों की न्यायपालिका पे काफी विश्वास बढ़ा है। लोग साफ तौर से कह रहे हैं वाराणसी के अधिवक्ताओं ने तो जमकर मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस खुशी का इजहार किया आपने और लोगों ने न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जी, फिलहाल वहां पर खुशी का माहौल है, यानी कि कोई भी विरोध या फिर कोई भी ऐसी हरकत देखी जा रही है? बिल्कुल नहीं, कोई विरोध किस बात का? विरोध तो कोई होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कचहरी वाराणसी के ब्लास्ट हुआ था, जिस घटना में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई थी और 75 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फैसले के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। कि वो तारीख हर कोई दहल गया था जब वाराणसी में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। पूरा देश दहल गया था और अब जाकर 16 साल बाद फैसला आया है। न्याय मिला उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। महामहिम ने इसके साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कर्तव्य है। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन के दौरान विधानसभा में महिला सदस्यों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है, जो कि कुल सदस्यों 403 का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है, जिसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की भी तारीफ की। और कानपुर में बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बेकनगंज थाना क्षेत्र की इस घटना को लेकर एसआईटी भी गठित की गई है और इसके साथ ही इसमें टेरर फंडिंग की भी जांच की जा रही है। बेकनगंज थाना ने इस दौरान 40 पत्थरबाजों की फोटो भी होर्डिंग
पर लगा दी है। शहर में इसके पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो इन पत्थरबाजों की फोटो लगाई जा रही है जगह जगह पर। देखें, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इन पत्थरबाजों की फोटो हर एक जगह पर लगाई जा रही है। 40 पत्थरबाज जो कि सीसीटीवी कैमरे से निशाने पर आए और बड़े बड़े होर्डिंग्स में अब छप रहे हैं। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अब शिकंजा कसना शुरू हो गया इन 40 दंगाइयों पर। बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर हिंसा मामले में अब तक 38 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पीएफ का शक है कि पीएफ पर शक है, पुलिस ने संगीतों की फोटो भी वायरल करी है जिसमें 40 लोग दिख रहे हैं। ये पोस्टर बैनर जो है काफी जगह लगाए जा चुके हैं और एक फोन नंबर भी जारी किया गया है जो वहाँ के इंस्पेक्टर का है और उससे जानकारी देने के लिए बताया गया है कि जो भी जानकारी देगा उसको इनाम भी मिलेगा, साथ ही साथ उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस कानपुर हिंसा में मास्टरमाइंड हयात के इसके अलावा जावेद ईशान के पीएफआई कनेक्शन की जांच की जा रही है। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि हयात मोबाइल में 140 व्हाट्सएप ग्रुप थे और उसके पास 6 मोबाइल थे। तो ये देखा जा रहा है उन्हीं मोबाइलों से ही खंगाले जा रहे हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है और पुलिस ने उस पेट्रोल पंप को भी सीज कर दिया है जहां से आरोपियों ने बोतल में पेट्रोल भरवाया था, क्योंकि बोतल में पेट्रोल लेना पहले से ही अपराध माना जाता था। उसके बावजूद वहां पर पेट्रोल दिया गया। तो ये एक बड़ा कानूनी देखा जाता है, कानून के खिलाफ जाकर किया और आरोपियों के पोस्टर भी लगाने की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है और जगह जगह फोटो भी वायरल की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे के बीच जुमे की नमाज के बीच हुई हिंसा को पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में दिख रही है और सरकार भी काफी मूड बना चुकी है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए। इस मामले में संगीतों पर धरपकड़ चल रही है और सोमवार को हिंसा बिल्कुल 3 जून को ये हिंसा हुई नितिन, तब से अब तक कितने लोगों की पहचान की जा चुकी है और कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? क्योंकि 40 फोटो अब लगाए भी गए हैं, उनमें भी पहचान की जानी है। कितना बड़ा टास्क है पुलिस के लिए इस समय? बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि 80 लोगों की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर देखा जाए मुकदमे की बात की जाए तो 1000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके अलावा जो लगातार गिरफ्तारी चल रही है उनको देखा जा रहा है, जिसके ऊपर संदेह लग रहा है उसको कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है और 100 और दंगाइयों की पहचान हो चुकी है। आपको सबसे मैं बताना चाहूंगा कि 100 और दंगाई जो फोटो दिख रहे हैं, जो वायरल फोटो में दिख रहे हैं, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अपर पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप में माध्यम से 100 और गंदा जितने भी गंदा जो वहाँ पर पत्थर बरसर आ रहे थे उनके खिलाफ पहचान करी जा रही, तलाशी अभियान जारी और लगातार गिरफ्तारी करने के लिए सुनिश्चित कर दिया है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा 3 जून को जो हिंसा हुई थी कथित तौर पर शामिल करीब 20 प्रमुख आरोपियों की तस्वीरें और 25 होल्डिंग प्रभावित इलाकों में उसके आसपास प्रमुख स्थानों पर लगाई जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने जो भी दंगा करने वाले लोग थे उनके कहीं नहीं पुलिस उनको देख रही है और जो मुखबिर है उनकी पहचान मुखबिरों की। नितिन, जानकारी ये भी है कि अब बुलडोजर की भी एंट्री हो रही है धीरे धीरे कर, कानपुर में बुलडोजर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा बुलडोजर भी चलेगा और उनके जितनी संपत्ति उसको भी जब्त किया जाएगा, क्योंकि ये पहले भी आदेश जारी हो चुका था। क्योंकि जो बीजेपी लोग वहाँ पर उस समय मौजूद थे उनके 70 किलोमीटर की दूरी पर ये मामला पूरा हुआ था, तो कोई ज्यादा दूरी नहीं था। इसलिए ये देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में निगरानी की जा रही है कहाँ से कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरी साजिश के तहत हुआ था। ठेले पे पत्थर रखे गए थे, उसके बाद बरसाए गए थे और उसमें कहीं ना कहीं में देखने को मिल रहा है कि ठेले के ऊपर पत्थर रखे जिस तरह से बरसाए जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत या हरकत सामने आई और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मकसद दिख रहा है। क्योंकि इसमें सपा के भी कई लोगों का नाम आया था जो कि बहुत ही निराशाजनक बात थी और उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से इस पर फोकस कर रही है और जितने भी कानूनी जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूरा खुलासा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसमें कई टीमें लगाई जा चुकी है और ये भी जांच पड़ताल करी जा रही है कि इसके बाद का क्या मकसद था। क्योंकि जो हयात का जो फोन मिला उसमें कई नंबर ऐसे मिले हैं जिन पर कहीं ना संदेह के घेरे थे और हयात का तो मैं कहूंगा कि इससे डीए और एनआरसी का जो प्रदर्शन चल रहा था लखनऊ में गाड़ी तो कहीं ना कहीं उसमें भी इनका नाम शामिल था, जिसको देखकर पुलिस ने कार्रवाई करी है। और ये कहा जा रहा है कि लगातार जो इस तरह से जो चल रहा है पत्थर मारो, ये कश्मीर में पहले का ऐसा होता था, अब वह कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में होने लगा, कानपुर में। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था का एक जिम्मा जो बहुत अलग बनाया गया है और उसको देखते हुए जो एडीजी लॉ है
कहीं ना कहीं काफी व्यवस्था बनाई। लखनऊ में भी छोटे छोटे जगहों पे देखा जा रहा है कि जहाँ पर भीड़ जमा न होने पर ये काफी सख्ती करी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई करने की कार्यशैली है, यानी कि संपत्ति को जब्त करना, पहचान करना, फोटो लगाना, एनएसए के तहत कार्रवाई करना, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करना और बुलडोजर चलना, इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी से निलंबित की गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला गर्माता जा रहा है। देश भर में कट्टर हिंदू विचारधारा के लोग नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। साध्वी ने कहा कि मुझे बड़ी हंसी आती है कि सच बोलने पर सजा मिलती है। नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है, लेकिन याद रखना, सच परेशान हो सकता है मगर पराजित कभी नहीं होता। कि सच बोलने की सजा कई लोगों को मिल चुकी है और नुपुर शर्मा को भी वही सजा मिल रही है, लेकिन याद रखना, सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज हर सनातनी नुपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तोकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने, खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। कह रहे कि जो हमारे धर्म को स्वीकार करते हैं वो हिंदुस्तान में रही। कानपुर हिंसा का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है। पीएफआई से कहीं ना कहीं तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर की नहीं छोड़िए, जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ पीएफआई का हाथ होता है, आईएसआई का हाथ होता है। और मैं कहूंगी सरकार से, आदरणीय योगी जी से, जुम्मे की नमाज के बाद जो मौलवियों का भाषण होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए और जहां पर दंगे होते हैं वहां के मदरसे और मस्जिद को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाए। फिर कहीं दंगा नहीं होगा, अल्लाह भी खुश होगा और पूरा मोहल्ला भी खुश रहेगा। ज्ञानवापी में पूजा को लेकर बात है। ज्ञानव्यापी हमारा मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हमें विश्वास है भाई, नंदी जी विराजमान है, जल्दी से जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण होगा। कोर्ट आदेश देगा और कोर्ट में चल रहा है ये प्रकरण, इसलिए हमें भी वहाँ पर पूजा का स्थान देना चाहिए। बड़ी हंसी आती है। आगरा से खबर, सट्टेबाज पर पुलिस का चाबुक चलाए। सट्टेबाज सनी उर्फ सन्नी कबाड़िया की संपत्ति कुर्क की गई है। सटोरिया सनी कबाड़िया की 3.2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। सनी कबाड़िया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। चिरामी नामी ग्रामी सट्टेबाज था जिसकी प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। इसके ऊपर 2011 से लगभग 16 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसमें गैंगस्टर का ही मुकदमा है। उसी के अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इसकी जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उसमें 3 मकान, 1 दुकान और 3 बैंक खाते सीज किए गए हैं।
जो कुल संपत्ति उसमें आकी गई है वो लगभग 3 करोड़ 10 से 20 लाख के आसपास है और अपराध से अर्जित इसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो क्या लगता है मतलब इस तरीके के शहर में और भी बड़े सरगोजियाँ का सब पे इस तरीके की कार्रवाई चालू? जी सभी पे कार्य। और गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। बदमाश का नाम खालिद बताया जा रहा है। बदमाश मोबाइल लूट और चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। साहिबाबाद थाना क्षेत्र से मोबाइल लूटकर भाग रहे थे दोनों बदमाश। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की गोली से एक बदमाश और एक मौके से फरार हो गया है। घायल बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक जिंदा कारतूस, एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। तो ये सूचना मिली 112 नंबर पे कि 2 लड़के सफेद अपाचे पर मोबाइल छीनने का प्रयास किए हैं और मोहन नगर की तरफ भागे हैं। इस पे चौकी इंचार्ज मोहन नगर अन्य फोर्स के साथ वहां पर चेकिंग प्रारंभ कर दिए। जब ये लड़के उनको दिखे तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं बल्कि फैक्ट्री एरिया की तरफ तेजी से भागे। जब फैक्ट्री एरिया में इनको घेरा गया तो इन लोगों ने अपने को घिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उनको एक लड़के को गोली लगी है, दूसरा लड़का वहां से भाग गया है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम खालिद बताया, जो लोनी का रहने वाला है, तथा उस पे करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली और साहिबाबाद और गाजियाबाद के अन्य थानों से उस पे मुकदमे दर्ज हैं। 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता भी है। बाकी पूछताछ की जा रही है, उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है। दूसरे अपराधी की तलाश भी जारी है। और आगरा से खबर, जहां पर नगर निगम की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में मासूम जा गिरा। 1 महीने पहले ही ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन बंद करना नगर निगम भूल गया, जिससे कि ये बड़ी लापरवाही के चलते मासूम इस गड्ढे में जा गिरा। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के मोती कुंज की घटना बताई जा रही है। आगरा के लोहा मंडी के तोता के ताल इलाके में सोमवार को खेलते समय 6 साल का मासूम बच्चा गड्ढे में जा गिरा। परिजन सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे, बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और बुलंदशहर जिले के डिबाई में हुए गोपाल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ पिता ने बेटी की बेइज्जती का बदला दामाद की हत्या कर लिया है। तो जिस तरह से बेटी के साथ बर्बरता की गई, उससे पिता को काफी गुस्सा आया और दामाद का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह की ये वारदात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक गोपाल का धड़ अलीगढ़ से और सिर डिबाई से बरामद किया है। गोपाल के ससुर ने अपने बेटे और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि हत्याकांड के तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। तीनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। वो बामनी जंगल है डिबाई थाना क्षेत्र में, वहाँ एक युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त गोपाल पुत्र किशोरी लाल के रूप में हुई थी। इसका धड़ 24 को जादौन अलीगढ़ में मिला था। इसमें मुकदमा दर्ज किया। शिनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना से प्रकाश में आया कि ये अपनी पत्नी को काफ़ी प्रताड़ित करता था।
इसी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर के इसके ससुर और साले और ससुर के एक बहनोई हैं, इन लोगों ने मिलकर के 25 को, इनके यहाँ एक सगाई थी ससुराल में, वहाँ पर शराब पीने के दौरान इसकी हत्या करके दराती से, और इसके शव को छिपाने के लिए अलीगढ़ में इसकी धड़ को डाल दिया और बामनी के जंगल में इसके सिर को छुपा दिया। तो इस प्रकार से ये पाया गया कि इसकी जो गोपाल के पत्नी की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने इसकी हत्या को अंजाम दिया। इसमें 2 अभियुक्त जो इसके ससुर हरे राम सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है, जो इनके ससुर का बहनोई है, उसका नाम रघुवीर सिंह है, उसकी तलाश की जाए। और घटना में प्रयुक्त दराती और मृतक के कपड़े इनकी निशादेही पर बरामद किए गए हैं और इनको जेल भेजा गया। नहीं, इसमें अभी तक की विवेचना में इसकी पत्नी का जो खुद पीड़िता है प्रताड़ना। उधर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन अपने उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सपा नेता आजम खान ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद रामपुर से आसिम रजा के नाम का ऐलान किया, तो वहीं पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भर दिया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।